हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले जॉन गैल्सवर्दी की एक दिल छू लेने वाली कहानी क्वालिटी को। और इसको मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है। तो हम कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आउटब्रेक से पहले क्राफ्टमैन ना कैसे हुआ करते थे। वो अपनी लाइफ ना चीज़ों को परफेक्ट बनाने में लगा दिया करते थे। मान लो यहाँ पे हम एक जूते का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो हाथों से जूते बनाया करेंगे और उसे परफेक्ट बनाया करेंगे। ठीक है, उनकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो स्पेशल टाइप की नॉलेज है वो चलती चली जाती थी कि इनके दादाजी थे, इन्होंने इन्हें सिखाया कैसे जूते बनाना है, उन्होंने फिर अपने बच्चों को सिखाया और उनकी जो है अपनी एक स्पेशल नॉलेज हुआ करती थी। उसी में वो अपनी महारत हासिल करते रहते थे। इस कहानी में दो ब्रदर हैं जो कि शू मेकर है प्रोफेशन से, जिन्हें यहाँ पे गेस्लर ब्रदर्स के नाम से बताया गया है। उनका नाम नहीं बोला गया है, गेस्लर उनका क्या था सरनेम, जो कि आए थे जर्मनी से इंग्लैंड में सेटल होने। यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने लोगों ने देखा कि इनकी शू मेकिंग में इनकी इतनी महारत हासिल इन्होंने कर रखी है, तो जो है जो इन्होंने शॉप खोली थी वो बहुत फेमस होने लगी। ठीक है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लिए बनाने लगे जूते और ऐसे लोगों के लिए जो कि पैसे वाले थे उनके यहाँ आते थे। ठीक है, लेकिन ये लोग ना कभी भी शो ऑफ नहीं करते थे, अपने बोर्ड पे लिखा नहीं करते थे कि हमारे यहाँ रॉयल फैमिली के लोग भी आते हैं ये सब, क्योंकि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इस पे बेस नहीं था कि कितना पैसे इन्हें मिल रहे हैं, कितने बड़ी दुकानें इनकी बन जा रही है, कितनी ब्रांचेस इनकी खुल जा रही है दुकानों की। इन्हें बस क्वालिटी पे फोकस करना था और इन्हें अपने काम से बहुत प्यार था। रशियन लेदर लाते थे और हाथों से बनाते थे। लोगों को ना पेशेंस के साथ रुकना पड़ता था 1-2 हफ्ते कि ऑर्डर दे दिया है तो अब कस्टमाइज्ड जूते बनेंगे। ऐसे नहीं कि फैक्ट्री मेड वाले जो होते हैं ना, जो फैक्ट्री मेड गुड्स होते हैं वहाँ पे आप जाओगे और देखोगे आपको फिट भी नहीं आ रहे ढंग से, कहीं पे कहीं चुभ भी रहा है ना कोई चीज़, कोई कपड़ा कंफर्टेबल नहीं है, कोई जूता कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं ट्रेंड में है ना, अब हमारे लिए कस्टमाइज्ड हमारे पैर का नाप लेके तो कोई बनाएगा नहीं। लेकिन ये लोग बनाया करते थे वैसे। और इनकी क्या है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हुआ करती थी, सालों साल जूते चला करते थे। ये नहीं कि ये फैक्ट्री ने बनाया, आराम से गए, आज ही ऑर्डर दिया आज ही मिल गया, या फिर जैसे ही गए दुकान में ही अपना देखा कि हाँ ये सही है और ले लिया, और 1 साल बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, फेंक दिया, है ना। कम पैसे भी लगे और आराम से जल्दी मिल भी गया। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि बाद में गेस्लर ब्रदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, अब गेस्लर ब्रदर के पास तो 2 ही लोग हैं, वो कैसे काम करे इतनी जल्दी जल्दी, कैसे लोगों के लिए प्रोड्यूस करे, ना ही वो एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। तो उनके जो दिन पर दिन जो कस्टमर्स थे वो कम होते गए और इनकी ऐसी हालत हो गई कि ये भूखों मरने लगे। हम लास्ट में देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ। मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं ना, ये पैसे कमाने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि ये क्या क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। इन्हें बस टॉप 100 टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट की जो लिस्ट होती है उनमें आने का मन होता है। ठीक है, और पैसे कमाने होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कहानी की स्टार्टिंग में जो नरेटर है वो फ्लैशबैक में जाके गेस्लर ब्रदर्स के बारे में कुछ बताना स्टार्ट करता है और उनमें से एक ओनर के बारे में वो कहता है कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। तो ये नरेटर कहता है कि मैं उसे उन दिनों से जानता हूँ जब मैं अपनी अर्ली यूथ में था, क्योंकि वो मेरे फादर के जूते बनाया करता था। इनहैबिटिंग विथ हिज एल्डर ब्रदर 2 लिटिल शॉप्स लेट इनटू वन इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट। इनहैबिटिंग मतलब रहते थे। ये दोनों जो मतलब ये इंसान जिसको वो बता रहा है कि मैं उसे जानता था, वो अपने बड़े भाई एल्डर ब्रदर के साथ 2 शॉप्स को मिलाकर जो एक बना ली थी उन दोनों ने, उनमें जो है पास की एक स्ट्रीट में अपनी दुकान मतलब डेरा जमा के बैठे हुए थे, इनहैबिट करके बैठे हुए थे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बहुत लोगों को डाउट होता है, 2 लिटिल शॉप्स लेट इनटू वन मतलब कि 2 शॉप्स को मिलाकर इन दोनों ने गेस्लर ब्रदर्स की ये शॉप खोल रखी थी। ठीक है, और दोनों शॉप बीच में से जुड़ी हुई थी। एक बीच में उन्होंने एक जैसे हम लोग गेट बना लेते हैं ना अंदर, वैसा उन्होंने बना रखा था, 2 शॉप जुड़ी हुई थी। नाउ नो मोर मतलब अब वो शॉप नहीं है, पर उस समय हुआ करती थी, जबकि ये बात बता रहा है नरेटर। बट देन मोस्ट फैशनेबली प्लेस्ड इन द वेस्ट एंड। वेस्ट एंड एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, तो वहाँ पे जो है ये शॉप हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। दैट
टेनेमेंट हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, तो ये जो टेनेमेंट था वो काफ़ी अलग सी जगह थी, क्वाइट डिस्टिंक्शन उसके अंदर एक था, उसमें अलगपन था। अच्छा, ये जो टेनेमेंट है मतलब एक कोई भी लार्ज बिल्डिंग जो फ्लैट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि सिटी के कोई एरिया होता है ना, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर तो छोटे छोटे फ्लैट बना दिए जाते हैं, तो वो जो एक छोटी सी दुकान थी टेनेमेंट, वो जो काफ़ी अलग सी थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट्स फेस दैट ही मेड फॉर एनी ऑफ द रॉयल फैमिली, मतलब उनके जो चेहरे पे कोई ऐसा चेहरा, मतलब इस दुकान के चेहरे पर जो उसका बैनर लगा होता है, उसके चेहरे पर, उस बैनर पे कोई साइन ऐसा नहीं दिखता था कि जिससे जहाँ पे लिखा हो कि ये लोग रॉयल फैमिली के लिए जूते बनाते हैं, मतलब बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते थे ये दोनों। मेयरली हिज ओन जर्मन नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स, बस क्या नाम लिखा रहता था, गेस्लर ब्रदर्स, और उसी को देख के ग्राहक अंदर आते थे, कोई शो ऑफ नहीं था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, तो कुछ जोड़ी जूते भी रखे रहते थे, ठीक है। अब ये जो नरेटर है वो कहता है कि आई रिमेंबर दैट इट ऑलवेज यूज टू ट्रबल मी टू द अकाउंट फॉर दोज अनवेयरिंग बूट्स इन द विंडो फॉर ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड। तो नरेटर एज अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था, ये सोचता था कि ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जूते बनाते जो ऑर्डर करके रखते हैं, तो फिर जूते पहले से बन के कैसे रखे हैं, है ना। रीचिंग नथिंग डाउन, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता जिस इंसान के लिए वो जूते बना रहे हो वो उसे रिजेक्ट कर दे और कह दे भाई अपने जूते अपने पास रखो, तो फिर ये जूते यहाँ रखे क्यों गए हैं। एंड इट सीम्ड सो इनकंसीवेबल दैट वॉट ही मेड कुड एवर हैव फेल्ड टू फिट, और ये बात इनकंसीवेबल मतलब इम्पॉसिबल टू इमेजिन, ये बात तो मुझे इम्पॉसिबल टू इमेजिन लगती थी कि उन्होंने कुछ बनाया हो और वो फिट होने में फेल हो गया हो, इसलिए उन्हें अपनी उन पेयर ऑफ बूट्स को अपनी शॉप में ही रखना पड़ रहा हो। हैड ही बॉट देम टू पुट देयर, क्या उन्होंने वो जूते खरीद के रख लिए शो के लिए कि वो विंडो पे रखेंगे। दैट टू सीम्ड इनकंसीवेबल, लेकिन ये बात भी इनकंसीवेबल लगती है क्योंकि वो तो हमेशा उनके घर पे कोई भी लेदर का ऐसा सामान नहीं था जिन्होंने मतलब जिसको उन्होंने खुद ना बनाया हो, वो तो अब सारे जूते खुद ही बनाया करते थे, तो ये तो उनके ईमान के अगेंस्ट होगा कि वो किसी और से जूते खरीद के अपने ही जूते की दुकान पे शो के लिए रखे विंडो के पास। बिसाइड्स दे वर टू ब्यूटिफुल द पेयर ऑफ पम्प्स, पेयर ऑफ पम्प मतलब कि मतलब लड़कियों की जो जूतियाँ होती है ना, लो कट होते हैं फ्रंट में और कोई भी फास्टनिंग नहीं होती है, मतलब कुछ बांधने के लिए जिन जूतों में कुछ होता नहीं है, आप पिक्चर देख सकते हो। इतने सुंदर वो पंप्स जो पेयर थे उनके, बिल्कुल स्लिम, और द पेटेंट लेदर विथ क्लॉथ टॉप्स, वो किस टाइप के लेदर से बने हुए थे, बिल्कुल क्लियर लेदर से, ठीक है। मेकिंग वाटर कम इनटू वंस माउथ, मतलब एंट्रेंस पे ही उनकी दुकान पे जो है इतना प्यारे जो जूते रखे रहते थे कि उसको देख के किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, यानी कि लालच आ जाए कि यार ये पेयर तो लेना बनता ही है। फिर वो एक और जूते के बारे में बताता है, द टॉल ब्राउन राइडिंग बूट्स विथ मार्वेलस सूटी ग्लो मतलब एकदम ब्लैकिश ग्लो, एज इफ दो न्यू दे हैड बीन वॉर्न 100 years, मतलब लगते तो ऐसे थे, मतलब इवन तो वो नए थे लेकिन लगते थे एकदम एंटीक पीस हो, बिल्कुल जैसे म्यूजियम में रखे हुए एकदम सूटी मतलब ब्लैकिश ग्लो के साथ, ऐसा लगता था कि 100 साल से कोई इंसान इन्हें पहन रहा हो, इस तरीके के अंदाज के मतलब वो जूते थे। और ऐसे जो पेयर्स हैं वो सिर्फ एक ऐसा इंसान बना सकता है जिन्होंने बूट्स की मतलब सोल देखी हो। अब ये वो वाला सोल नहीं है कि जो जूते के नीचे सोल होता है, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है बूट को, ठीक है। सोल यानी कि आत्मा, जिन्होंने आत्मा तक देख रखी हो एक बूट की, मतलब इतनी स्पेसिफिकेशंस उसने मतलब महारत हासिल कर रखी हो। आगे वो कहता है, सो ट्रूली वर दे प्रोटोटाइप्स इनकारनेटिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ ऑल फुट गियर, मतलब बहुत बखूबी तरीके से ये जो जूते हैं वो बनाए गए थे, ठीक है। जैसे किसी को भी उनमें से एक पसंद आए, मतलब वो एज अ मॉडल रखे हुए थे, ठीक है। रियल जूतों से एकदम मैचिंग होते थे ये, इनके जो रियल जूते होते थे ना वो भी एकदम ये ऐसे बना के देते थे, बस हाँ साइज अलग होगी, वो तो सिर्फ शो के लिए वहाँ जूते रखे गए हैं। इनकारनेटिंग मतलब कि शोइंग, ठीक है। और प्रोटोटाइप मतलब होता है ड्राफ्ट, मतलब कि झूठ मूठ के या फिर बेचने वाले प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ मॉडल वाले जूते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसे टेम्पररी मटेरियल से बनाए गए हों सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे जूते हमारे यहाँ बनते हैं, तो ये प्रोटोटाइप हैं, ठीक है, यानी कि मॉडल है। तो ये मॉडल बहुत ट्रूली उन रियल शूज़ की
मॉडल को मतलब रिप्रेजेंट करते थे, इतने ब्यूटीफुली बने थे और वैसे ही असली जूते बना के देते थे हमें। आगे नरेटर कहता है, दीज थॉट्स ऑफ कोर्स केम टू मी लेटर, दो इवन when I was promoted to him at the age of perhaps 14, some inkling haunted me of the dignity of himself and brother. For me, चलो इसका मतलब मैं बता देती क्योंकि इस तरह बहुत सारे डाउट हो जाते हैं लोगों को। नरेटर कहता है कि ये जो बात मैंने तारीफ में कही है, ये थॉट्स ना मेरे दिमाग में काफ़ी लेट आए थे, ठीक है। इवन दो मैं 14 साल की लगभग एज में प्रमोट हो गया था, यानी कि एक छोटे चिल्ड्रन जो जूते बनते हैं वैसी वाली शॉप से इस बड़ी शॉप में आ गया था। मेरे पापा जहाँ जूते बनवाया करते थे अपने, वहाँ मैं आ गया था, है ना। मतलब मैं एक तरह से बड़ा हो गया था, तो मैं प्रमोट हो गया था। मैं इवन दो 14 साल की उम्र में इस शॉप में पहली बार आया था, लेकिन ये ख्याल मेरे मन में बहुत लेट आए, है ना, कि ये कितने बढ़िया जूते बनाते हैं। लेकिन फिर भी सम इंकलिंग हॉन्टेड मी, इंकलिंग मतलब कुछ इंट्यूशन, मेरे मन में ये बात मुझे फील हो चुकी थी कि ये लोग बहुत अच्छे जूते बनाते हैं। इनकी जूतों की जो डिग्निटी है, यानी कि क्वालिटी, वो मुझे पता चल गई थी इस इंसान की, और इसके जो बड़े भाई के ब्रदर की जो क्वालिटी है बनाने की, वो मुझे पता चल गई थी। मैं छोटा था लेकिन मुझे पता चल गई थी। इवन दो ये थॉट मुझे काफ़ी लेट आए कि ये सब इतना खूबसूरत कैसे बनाते होंगे ये वो, क्योंकि मुझे आज भी जो इनके बूट्स हैं ना बहुत मिस्टीरियस और वंडरफुल लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे ये लोग ऐसे जूते बना लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुश्किल पार्ट तो निकल गया और थोड़ी सी और ये आगे मुश्किल रहेगी, बस समझते रहो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो नरेटर कहता है कि आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड। तो वन डे ही वॉज स्ट्रेचिंग आउट हिज फूड टू द मिस्टर गेस्लर, जैसे कि वो उसका नाप ले ले पैर के, और वो कहता है कि मुझे याद है वो दिन, उस दिन मैंने उनसे पूछा था, इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर, क्या ये जॉब ऑफुली मतलब कि अनप्लीजेंट, क्या ये आपके लिए जॉब अनप्लीजेंट है, मतलब ऐसे पूछा था मैंने उनसे। तो क्या हुआ कि उन्होंने एकदम सडन स्माइल के साथ एक सैडोनिक रेडनेस के साथ उन्होंने बोला। सैडोनिक मतलब कि ऐसा इमोशन जैसे मान लो व्हेन यू वांट टू शो अदर पीपल, ऐसे कि जैसे शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर देन द अदर पर्सन, है ना, और उनको सीरियसली नहीं लेना। तो आप ऐसे कहते हो ना, अरे ये तो बच्चा है, इसकी बात पे क्या ध्यान दो। तो ऐसी रेडनेस उसकी थी उसकी दाढ़ी पे, और उसके साथ उन्होंने ऐसे स्टाइल में बोला, इट इज़ एन आर्ट, मतलब कि जर्मन एसेंट है थोड़ा, ठीक है, मतलब इट इज़ एन आर्ट बोलते हैं, इसका मतलब होता है इट इज़ एन आर्ट, ठीक। आगे नरेटर कहता है कि हिमसेल्फ ही वॉज अ लिटिल एज इफ मेड फ्रॉम लेदर, मतलब कि वो इंसान भी खुद ऐसा कुछ लगता था कि लेदर से ही बना हुआ है। मतलब वो इंसान जो मतलब जूते बना रहा है लेदर का, वो ऐसा लगता था कि वो लेदर से ही बना हुआ है। विद हिज येलो क्रिंकली फेस यानी कि सिलवटें पड़ी हो, जैसे लेदर में नहीं होती हैं सिलवटें वैसी, एंड क्रिंकली रेडिश हेयर एंड बियर्ड, एंड नीट फोल्ड्स स्लैंटिंग डाउन हिज चीक्स टू द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, मतलब उसके फोल्ड्स माउथ के पास भी थे, ठीक है। एंड हिज ग्लटरल एंड वन टोन्ड वॉइस, जैसे कि अभी उसने बोला था इट इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो वैसे ही जो ग्लटरल मतलब कि हार्श वॉइस जो होती है, जर्मन एसेंट ही ऐसा होता है, ठीक है। फॉर लेदर इज अ सैडोनिक सब्सटेंस, फॉर मतलब कि बिकॉज है यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज लेदर भी एक सैडोनिक सब्सटेंस है, ठीक है। और वैसे ही ये इंसान था, स्टिफ एंड स्लो इन पर्पस, एंड दैट वॉज द कैरेक्टर ऑफ हिज फेस। तो उसका फेस भी मतलब ऐसे ही था, स्टिफ एंड स्लो और बिल्कुल सैडोनिक, ठीक है। सेव दैट हिज आईज विच वर ग्रे ब्लू had in them the simple gravity of one secretly possessed by the ideal। यहाँ पे आइडियल ऑफ क्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है। हिज एल्डर ब्रदर वॉज सो वेरी लाइक हिम, जो मिस्टर गेस्लर थे उनके जो बड़े भाई थे वो भी उनकी तरह थे एकदम। दो वॉटरली पेलर इन एवरी वे, दो वॉटरली मतलब कि वॉटरी मतलब रिजिड नहीं थे उतने, है ना। जो मिस्टर गेस्लर थे वो थोड़े ज़्यादा लेदर टाइप ऑफ पर्सन थे, एकदम अप टू पॉइंट बात करने वाले, है ना, और हेल्दी भी ज़्यादा थे। लेकिन ये जो बड़े भाई थे ये थोड़े सॉफ्ट नेचर के थे, ठीक है। विद अ ग्रेट इंडस्ट्री यानी कि विद अ ग्रेट सिमिलैरिटी, दोनों के चेहरे बहुत मिलते जुलते थे, ठीक है, दिखने में भी एक जैसे थे, इतने मिलते जुलते थे दैट समटाइम्स इन अर्ली डेज, जब मैं जाया करता था मेरे शुरुआती डेज में, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये बड़े भाई है या छोटे भाई है ना, अंटिल द इंटरव्यू वाज ओवर, अंटिल मेरी पूरी जो उनकी नाप देने की प्रोसेस वो सब
ख़त्म हो जाती थी और मैं जाने लगता था। जब मैं जान ऐसा क्या होता था जब मैं जाता था कि मुझे पता चल जाता था कि ये बड़े भाई हैं छोटे भाई। अगर छोटा भाई होता था तो वो बताता था कि हाँ भाई आपको इतने दिन में आना है, या फिर ये कुछ भी बात उनकी जो होती है इतने पैसे लगेंगे। लेकिन जब बड़ा भाई होता था तो हमेशा ये कहता था आई विल आस्क माई ब्रदर, मतलब कि आई विल आस्क माई ब्रदर, क्योंकि वो हर काम ना अपने छोटे भाई से पूछ के करता था। तब जाके नरेटर को समझ में आता था अच्छा मैं इतनी देर से बड़े भाई से बात कर रहा था। चलो आगे के 2 पैराग्राफ भी मुश्किल होने वाले हैं थोड़े। इसका मतलब देखो मैं बता देती हूँ। नरेटर कह रहा है कि जब एक इंसान जो है ग्रो हो जाता है, बड़ा अडल्ट हो जाता है, बन जाता है, तो वो क्या करता है, मनी स्पेंड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाता है। लेकिन समहाउ गेस्लर ब्रदर्स के केस में जब वो उनकी दुकान पे कोई इंसान जाता है ना, तो वो उससे फालतू खर्चे नहीं होते उससे। पता है क्यों? क्योंकि इनकी शूज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि बहुत साल चलते हैं, ठीक है। तो एक बार आप पैसे अच्छे देकर चीज़ ले लो, उसके बाद आपको खर्च करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक इंसान के लिए ना ये कॉमन बात नहीं थी कि वो बार बार वहाँ जाए और अपने पैर स्ट्रेच आउट करके उस इंसान की तरफ देखे, मतलब कि वो वहाँ जा ही रहा है, इसका मतलब ये है कि पैरों की नाप दे रहा है। और ब्लू स्पेक्टिकल्ड ग्लैंस यानी कि नज़र, और ब्लू आयरन स्पेक्टिकल्ड मतलब कि जो उसका चश्मा है गेस्लर ब्रदर में से किसी का, उनमें से एक का या फिर उन दोनों का चश्मे जो है ब्लू कलर के आयरन के फ्रेम वाले हैं, ठीक है। तो उन नज़रों को देखे कोई इंसान बार बार, ये मौका मिलता ही नहीं है किसी इंसान को, क्योंकि वो 2-3 साल बाद ही जा पाएगा, ठीक है। और जब भी जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2-3 पेयर ले लेगा शूज़ के, इवन दो उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस बात का एक क्या ना लिखा है इसमें, कंफर्टेबल रीअश्योरेंस इस बात का देते हुए कि हाँ भाई हम तुम्हारे क्लाइंट अभी भी हैं, हम खो नहीं गए, हम 2-3 साल बाद आए हैं और हम 2-3 पेयर ले रहे हैं। और इससे तुम्हें क्या है, एक तरह से क्या है, एक सामने वाले को बताने की कोशिश कि भाई हम तुम्हें भूले नहीं हैं, हम अभी भी तुम्हारे क्लाइंट है, ठीक है। तुम्हारे बस वो जूते ही इतने दिन चलते हैं कि यहाँ पे आना हो ही नहीं पाता है, तो ये मत सोचना कि हम तुम्हें भूल गए, ठीक है। 2-3 पेयर एक साथ इंसान ले लेता है, ठीक है, जैसे कि वो दुकानदार खुश हो जाए और फिर वो 2-3 साल बाद आता है फिर लेने। आगे नरेटर कहता है कि एक इंसान जो भी अंदर जाता था ना उस शॉप की, वो इस मूड से अंदर नहीं जाता था कि भाई प्लीज़ सर्व मी एंड लेट मी गो। इसके बजाय वो ऐसे मूड में अंदर जाता था जैसे कि मतलब कोई इंसान चर्च जाता है ना, एकदम शांति से बैठता है वहाँ जाके पेशेंस के साथ, वैसे वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर रखी रहती थी, वहाँ जाके बैठना होता था। और हमेशा इंसान को थोड़ी देर वेट करना ही पड़ता था, क्योंकि फॉर देयर वॉज नेवर एनी बडी देयर, वहाँ पे कोई होता ही नहीं था, क्योंकि वो दोनों भाई अपने वर्कशॉप में ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जो एक कमरा था वहाँ पे काम करते रहते थे हमेशा। सून ओवर द टॉप एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ वेल रैदर डार्क एंड स्मेलिंग सूदिंगली ऑफ लेदर, मतलब उस रूम से जो कि डार्क सा था ऊपर, जहाँ से लेदर की खुशबू आती रहती थी, वहाँ से जो है वहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि 2 भाई अपना ऐसे सिर नीचे लटका हुए देख रहे हैं, उन्हें पियरिंग डाउन मतलब कि ऐसे घूर रहे हैं नीचे, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक इंसान एक हार्श साउंड के साथ, एक इंसान जिसकी जो साउंड आवाज़ होगी वो हार्श होगी, और टिप टैप उसकी बास्ट स्लीपर्स के साथ टिप टैप करते हुए अपनी पतली वुडन स्टेयर से नीचे आ जाएगा विदाउट कोट, ठीक है। और ये बास्ट स्लीपर में, बास्ट मतलब एक फाइबर होता है, ठीक है ना, एक ट्री का, उससे स्लीपर बना करती थी और उससे मतलब टिप टैप आवाज़ आती थी, बहुत कड़क कड़क मतलब आवाज़ आती थी, ठीक है ना। और वुडन स्टेयर भी होती थी, तो उधर से कोई नीचे उतरे तो समझ लो कैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो उनमें से एक भाई नीचे आ जाया करता था, कोई सा भी भाई, ठीक है, बड़ा या छोटा, ठीक है। और बिना कोट के वो झुका हुआ पैरों की साइज़ वगैरह लेने लगता होगा, ठीक है। लेदर का ही एप्रॉन वो पहनता था और जिसकी स्लीव्स जो है एकदम बैक टर्न हुई होती थी, मतलब स्लीव्स ऊपर हुआ करती थी। और वो ऐसे ब्लिंक करता था इंसान जैसे कि अभी किसी ड्रीम से, किसी बूट मतलब कि शूज़ के ड्रीम से जग गया हो, कि मतलब हम अंदर आ गए तो वो ऊपर सपना देख रहा हो किसी शू का और वो जग गया हो, इस तरीके से वो ब्लिंक करते हुए आता था नीचे और उसका नाप वगैरह लेता था। इससे पता चलता है कितने वो पैशनेट था शूज़ बनाने के लिए, ठीक है ना। और लाइक एन आउल सरप्राइज्ड इन डे लाइट, जैसे कि कोई आउल होता है वो डे लाइट में अगर वैसे तो दिन में सो रहा होता है लेकिन जग जाए तो एकदम सरप्राइज होता है ना वो, ठीक है, वैसे ही। एंड एनॉयड एट दिस इंटरप्शन, तो इवन दो कोई कस्टमर अंदर आते हैं तो इंसान को खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा इन लोगों की शक्ल से लगता था कि इंटरप्ट हो गए हैं, ठीक है, मतलब कि
इरिटेट हो गए हैं कि कोई आ गया, मतलब ये अच्छा खासा अपने मन लगा के शूज़ बना रहे थे और कोई आ गया, ऐसा लगता था उनकी शक्ल से। मतलब इससे हमें नरेटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग बहुत तन्मयता से लगे रहते थे काम करने में। एंड नरेटर जब अंदर जाता था तो कहता था, आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशिया लेदर बूट्स। ठीक है, और विदाउट अ वर्ड गेस्लर ब्रदर में से कोई एक जो भी आया है वो मुझे छोड़ के दोबारा ऊपर चला जाता था। ठीक है, बिना कुछ बोले। ठीक है, रिटायरिंग वेंस ही के मतलब रिटर्निंग टू द प्लेस फ्रॉम वेयर वो आया था, मतलब ऊपर फिर से चला जाता था। ठीक है, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और या तो फिर वो उसी दुकान के नीचे वाले हिस्से में ही किसी और कमरे में चला जाता था। ठीक है, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। इंसेंस ऑफ मतलब कि स्मेल ऑफ द लेदर। ठीक है, ट्रेड मतलब किस चीज़ का ट्रेड करते हैं लोग, लेदर का, है ना। सून ही वुड कम बैक, और फिर थोड़ी देर में वो बिना कुछ कहे चले जाते थे हमेशा, और फिर वो जो है गेस्लर ब्रदर या जो भी एक इंसान है वो लौट के फिर आ जाता था। ठीक है, और अब की बार वो क्या खोजने गया था वो, और क्या लेके आता है वो, अपने हाथ में एक थिन जो है पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन जो है लेदर। ठीक है, और उसकी आंखें टकटकी लगाए उसी जो है पीस पे रहती थी, और वो हमेशा कहता था यही एक लाइन, वॉट अ ब्यूटिफुल पीस, मतलब कि वॉट अ ब्यूटिफुल पीस। ठीक है ना, उसका जर्मन एसेंट है थोड़ा। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, और जब मैं भी उस पीस की तारीफ कर चुका होता था तब वो फिर से कहता था, व्हेन डू यू वांट देम, मतलब कि आप इन्हें कब लेना चाहते हो, वांट देम इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एंड उस समय क्या करता था, नरेटर के आंसर देता था, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, और फिर वो जवाब देता था, टुमारो फोर्टनाइट, ऐसे पूछता था कि क्या टुमारो मतलब फ्रॉम टुमारो, कल से 14 दिन बाद आप ले सकते हो, वो पूछा करता था ये। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना। और अगर वो जो इंसान आया है वो बड़ा भाई होता था तो वो हमेशा ये कहता था, आई विल आस्क माई ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, मतलब कि ब्रदर मतलब क्या है, ब्रदर। ठीक है, तो हमेशा यही कहा करता था, जो हम देख चुके ऑलरेडी, कि मैं अपने छोटे भाई से पूछूंगा कि कितने दिन लगेंगे, और अगर छोटा भाई हुआ करता था तो वो सीधे बता दिया करता था कि कल से 14 दिन बाद या 15 दिन बाद आप लेके जाना अपना ऑर्डर। देन आई वुड मरमर, मरमर मतलब धीरे से मैं बोला करता था, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, और चला जाता था, और वो इंसान कहता था गुड मॉर्निंग, है ना, तो गुड मॉर्निंग ऐसा देख रहे हो। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। ठीक है, तो वो रिप्लाई करता था मिस्टर गेस्लर, और फिर अपने उसी लेदर के पीस पे देखते देखते रिप्लाई कर देते थे, और उसी को घूरते रहते थे। And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his bast slippers restoring him. ठीक है, restoring him up the stairs मतलब कि जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचता था शॉप का, बाहर निकलने के लिए मुझे आवाज़ पीछे से आती थी, वो टिप टैप करके वो जा रहे होते थे दोबारा ऊपर अपने लेदर पीस को लेकर, क्योंकि उन्हें एक नया ऑर्डर मिल गया था, अभी उन्हें फिर से काम करना है। बट इफ इट वर सम न्यू काइंड ऑफ फुट गियर मतलब फुट की कवरिंग, मतलब जो भी बनाने को बोला, शूज़ या फिर बूट हो या फिर कुछ भी स्लीपर बनाने को जो भी ऑर्डर दिया हो, उसे फुट गियर ऐसे एज अ कॉमन कह दिया गया है। तो अगर कुछ नया ऐसे बनाने को मैं उनसे कहा करता था जो उन्होंने पहले कभी नहीं बनाया, तो फिर वो क्या करते थे, मेरी नाप लेंगे। फिर कुछ नया अगर पीस बना रहे हो जो उन्होंने कभी बनाया ना हो, तो उसकी वो नाप वगैरह लेते थे। तो फिर वो सबसे पहले क्या करते थे, जो है ही वुड इंडीड ही वुड ऑब्जर्व सेरेमनी, मतलब एक कस्टमरी वे में मुझसे वो डाइवर्स्ट कर लेते थे, मेरा बूट ले लिया करते थे देखने के लिए कि क्या नाप वगैरह है। ठीक है, एंड होल्डिंग इट लॉन्ग इन हिज हैंड, और बहुत देर तक अपने हाथ में मेरा जो पुराना जूता है जो मैं पहन के आया हूँ वही वो पकड़े रहते थे, और उसको ऐसी नज़रों से देखते थे, एकदम प्यारी नज़रों से, कि कितने प्यार, मतलब रिकॉल, जैसे कि वो रिकॉल कर रहे हो, इस प्यारी नज़र से देखते थे। रिकॉल मतलब कि याद कर रहे हो कि कितने मन से उन्होंने वो पेयर बनाया था, क्योंकि सारे जूते जो ये लेते थे वो तो उन्हीं के यहाँ से लेते थे, तो पुराना वाला भी उन्होंने ही बनाया होता था। तो ऐसा लगता था कि वो सोच रहे हैं कि कितने प्यार से मैंने बनाया था, और रिब्यूकिंग मतलब कि डांटने के तौर पे ऐसा लगता था, उनकी आंखों से ऐसा लगता था कि वो मुझे डांट रहे हो कि कितने प्यार से उन्होंने ये चीज़ मास्टरपीस बनाया था और मैंने उसे कितना डिसऑर्गेनाइज कर दिया है, पहन पहन के कितना उसकी खचड़ा हालत कर दी है। देन प्लेसिंग माई फुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर ही वुड
2 or 3 times टिकल द आउटर एजेस विद अ पेंसिल। और पेंसिल फिर क्या होता था, अब मेरे जूता देख लेने के बाद मेरा पैर को अब एक पेपर के ऊपर रखा करते थे और वहाँ पे वो पेंसिल से 2-3 बार नाप लिया करते थे, जिसकी वजह से मुझे गुदगुदी महसूस होती थी, मतलब टिकल मतलब वही हुआ। एंड पास हिज नर्वस फिंगर ओवर माई टोज। तो नर्वस यहाँ पे डर वाला नर्वसनेस नहीं होता था मिस्टर गेस्लर की उंगलियों में, उनकी उंगलियां इसलिए थोड़ी सी कांपती थी कि वो सोचते थे बिल्कुल करेक्ट नाप आनी चाहिए, क्योंकि हमारा बढ़िया जूता बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा लगता था जैसे कि जब वो मतलब अपने उंगलियों से मेरे टोज को छूते थे, ऐसा लगता था कि वो छू कर ही फील कर ले रहे हैं कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, कि मुझे किस स्टाइल का जूता चाहिए और मुझे किस फिट का चाहिए, क्या फिटिंग होनी चाहिए उसकी। आगे वो कहता है आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जिस दिन मैंने उनसे कहा था, मिस्टर गेस्लर जो आपने लास्ट पेयर मुझे बनाया था ना टाउन वॉकिंग बूट्स का, वो क्रीक कर रहा था, मतलब कि जैसे कि चरचराने की उसमें से आवाज़ आ रही थी, ठीक है, उसमें क्रीकिंग आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा, मतलब रिप्लाई कुछ नहीं दिया मिस्टर गेस्लर ने, पर ऐसे देखा जैसे कि वो मुझसे कह रहे हो कि अपना ये स्टेटमेंट विदड्रॉ कर लो, वापस ले लो, क्योंकि मेरी चीज़ जो है उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है, ये हो ही नहीं सकता कि मेरा जूता जो है क्रीक करे। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं इट शुडेंट हैव ग्रीक्ड, मतलब कि इट शुडेंट हैव क्रीक्ड, ठीक है, इट डिड आई एम अफ्रेड। तो फिर नरेटर कहता है कि अरे एक्चुअली उसने करा था, मुझे डर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे जहाँ तक पता है आवाज़ तो उसमें से आ रही थी। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ। मतलब इसका है कि यू गॉट देम वेट, वो पूछता है कि क्या तुमने उसे गीला कर दिया था, बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, मतलब बिफोर दे गॉट एडजस्टेड विथ योर फूट्स शेप। उन टाइप के जो वॉकिंग बूट्स होते हैं ना, उनको क्या है कि और भी जो जूते होते हैं उन्हें पहले थोड़े दिन पहनना होता है और उस गीला नहीं होने देना होता है, ठीक है, थोड़े दिन बाद वो शेप ले लेते हैं हमारे पैर का, अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं, उसके बाद गील हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नरेटर कहता है आई डोंट थिंक सो कि मैंने उन्हें गीला वीला किया कुछ ऐसा। तो इस बात पे क्या हुआ, उसने अपनी मिस्टर गेस्लर ने अपनी आंखें नीचे कर ली, एज इफ वो रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हो कि जब उन्होंने बूट बनाया तो क्या दिक्कत हो गई। इतने में जो हमारे नरेटर थे उनको काफ़ी सॉरी फेल्ट हो रहा था, मतलब फील हो रहा था कि क्या है, छोटी सी चीज़ बता दी इन्हें दुखी कर दिया मैंने। हाँ, वो थोड़े गड़बड़ शूज़ भी पहनता रहता मैं तो क्या दिक्कत हो जाती। लेकिन तब जो है मिस्टर गेस्लर कहते हैं सेंड देम बैक, मतलब सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम, मतलब मैं उन्हें दोबारा देखूंगा, उनमें क्या दिक्कत है। अ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर माई क्रीकिंग बूट्स सर्ज्ड अप in me, so well could I imagine the sorrowful long curiosity of regard। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, सर्ज्ड अप मतलब उमड़ पड़ना। तो नरेटर कह रहा है कि मैं उस टाइम पे इमेजिन कर सकता था कि किस तरीके से मिस्टर गेस्लर दुखी होके उन बूट्स को देखेंगे क्यूरोसिटी के साथ। क्यूरोसिटी किस बात की कि भाई इसमें से आवाज़ आई क्यों, है ना। तो मुझे दुख हो रहा था कि वो दुखी होंगे जब मैंने मिस्टर गेस्लर की सॉरोफुल लॉन्ग क्यूरोसिटी के बारे में सोचा, है ना। जम बूट्स मतलब सम बूट्स, है ना, कुछ जो बूट्स होते हैं, कुछ जो पेयर ऑफ बूट्स होते हैं, आर बैड फ्रॉम बर्ड मीन्स है यहाँ पे बर्थ। हाँ, कुछ जो बूट्स होते हैं ना वो बर्थ से ही बुरे होते हैं, उन्हें उनमें कुछ अच्छा किया ही नहीं जा सकता, मतलब वो उनकी क्वालिटी पहले से ही खराब होती है ना, जो उनका मटेरियल होता है उसका, ठीक है। इफ़ आई कैन डू नडिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, मतलब अगर मैं उनके कुछ सुधार नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है, ये कहता है वो, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंस था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी नरेटर आगे कुछ समय बाद की बात बताता है कि वंस, तो एक बार नरेटर ना बिल्कुल एब्सेंट माइंडेडली उस शॉप में गया और उस टाइम मतलब वो एक नया पेयर ऑफ बूट्स बनवाने के लिए गया था, और वो जो पैरों में जूते अपने पहने हुए थे ना वो उसने इमरजेंसी में एक लार्ज फर्म कहते हैं या फर्म, ठीक है, मतलब एक लार्ज फैक्ट्री से लिया था, ठीक है। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, तो मिस्टर गेस्लर ने मुझसे ऑर्डर तो ले लिया पर मुझे लेदर नहीं दिखाया कि वो किस लेदर से बना रहे हैं, और मैंने देखा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि उनकी आंखें जो है पेनिट्रेट कर रही हैं, इंफीरियर यानी कि
अंदर की जो इंटेग्यूमेंट यानी कि कवरिंग है मेरी फुट की, उसके अंदर उनकी जो आंखें हैं वो पेनिट्रेट होके चली गई हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। वो अंदर भी देख पा रहे थे मेरे पैर के, ठीक है। और फिर एट लास्ट उन्होंने कह दिया, दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब कि ये बूट्स तो मेरे नहीं है, दोज आर नॉट माई बूट्स, ठीक है। मतलब उन्होंने पहचान लिया कि ये उनके बूट्स नहीं है, किसी लार्ज फैक्ट्री से लिए हुए बूट्स हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई इमरजेंसी में ले लिया था, है ना। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर, तो नरेटर कहता है कि उनकी जो टोन थी वो एंगर की नहीं थी कि तुमने मेरे यहाँ से क्यों नहीं बनवाई और ये तुमने वहाँ से क्यों ले लिए, है ना। ना ही दुखी की थी, दुख भरी भी नहीं थी, और ना ही कंटेम्प्ट की थी, यानी कि ना ही डिसरिस्पेक्ट की थी कि मुझे वो डिसरिस्पेक्ट शो करना चाह रहे हो कि तुमने वहाँ से क्यों ले लिया। लेकिन फिर भी उस आवाज़ में कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने मेरे अपनी जो उंगली थी, मतलब हैंड नीचे किया और अपनी उंगली से उसी जगह मेरे लेफ़्ट बूट को दबाया जहाँ पे एक्चुअली वो बूट मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। एंड्योरिंग मतलब होता है कि लॉन्ग सफरिंग, ठीक है, क्योंकि वो फैशनेबल शू था तो उसकी वजह से वो लॉन्ग सफरिंग तो होनी ही थी, ठीक है। तो उन्होंने उसी जगह प्रेस किया, एग्जैक्टली उस जगह जहाँ पे मुझे वो अनकंफर्टेबल लग रहा था, शायद दबा हुआ हो थोड़ा, है ना, ये फिट का नहीं हो वो जूता, ठीक है। तो और उन्होंने ये पूछा, इट हर्ट्स यू देयर, मतलब कि इट हर्ट्स यू देयर, उन्होंने पूछा, और मतलब कहा एक्चुअली पूरे विश्वास के साथ कि तुम्हें वहाँ पे दर्द तो हो रहा होगा। डोज बिग वर्म्स, इसका मतलब है दोज बिग फार्म्स, है ना, ठीक है। हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं होती है कि उनकी, अगर उनके यहाँ से जूता तुमने लिया है तो वो कंफर्टेबल ही होगा, वो उनकी एक रिस्पेक्ट और मार्केट की उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो ऐसे पहली बार एक दूसरे फैक्ट्री की ना वो कर रहे थे, नहीं तो वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे मिस्टर गेस्लर, लेकिन उन्होंने आज जो है कुछ अलग बोला, ठीक है। ड्रैश, ड्रैश मतलब बोल रहे हैं वो ट्रैश, ट्रैश मतलब क्या होता है, कूड़ा, एकदम गंदा सा, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो ये कह रहे हैं उन जूतों को, ठीक है। एंड आगे वो इस तरीके से कुछ थोड़ा सा लंबी उन्होंने कुछ बात कही, ठीक है, आगे हम देख रहे हैं, अभी देखेंगे। लॉन्ग और बिटरली कुछ बात कही, ऐसा लगा कि उनके मन में कोई ऐसी बात थी जो उन्हें चुभ रही थी, इसलिए उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, ठीक है। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। इतने सालों बाद, अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ उनके मुंह से कि उनको क्या दिक्कत होती है, जो हाथों से वो बनाते हैं, उनको ट्रेड में आज तक कितनी दिक्कतें हुई, उन्होंने आज पहली बार बताया। नहीं तो वो जूतों के बारे में बात करते थे, सीधे सीधी ऑर्डर लेते थे, नाप लेते थे, बताते थे कि ये बहुत सुंदर है, और बस इतनी बात होती थी, और ऑर्डर जिस दिन देना होता था उस दिन दे दिया करते थे। आज उन्होंने पहली बार कुछ एक्स्ट्रा बोला, और यहीं से कहानी का जो एकदम ट्विस्ट पार्ट है ना वो स्टार्ट हो जाता है। और आपको भी ज़रूर ये कहानी पसंद आएगी, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम सेकंड पार्ट में उसे कवर करेंगे। लगभग 4 पेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे के लगभग 4 पेज हम जल्दी ही हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल था, वो हमने थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे।